Hello friends, my name is रीना सेन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RBS ऑफिशियल। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेके, जो कि है काव्य दोष। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के लिए ना एस्टेट के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनकी सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। मैंने आपको अलंकार, छंद और काव्य गुण करवा दिए हैं, ठीक है। तो वो आप लोग जिसने नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में है, आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। और मैंने एस्टेट के लिए PYQ स्पेशल हिंदी के 60 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो आपको करवाया है, ठीक है। तो उनकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है एस्टेट PYQ के नाम से, आप लोग उसमें जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो आज हम करेंगे काव्य दोष। काव्य गुण मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। हमारा है काव्य दोष। तो देखिए, अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि काव्य दोष होता क्या है, उसका अर्थ देखिए। वे तत्व जो रस के आनंद में बाधा उत्पन्न करते हैं उन्हें काव्य दोष कहते हैं, ठीक है। कौन से तत्व? जो रस के आनंद में, यानी कि देखो, हाँ, कविता होती है, ठीक है। तो कविता में जो पंक्तियाँ होती हैं ना, तो उनमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जैसे रस हैं, श्रृंगार रस, करुण रस, तो ये चीज़ें हैं ना, कविता को उभार के दिखाती हैं, ठीक है। यानी कि वो चीज़ें अच्छी लगती हैं, वो एक तरीके से गुण होते हैं। लेकिन जब उसमें कोई बाधा आ जाती है, ठीक है, किसी दोष के कारण, तो वो हमारा काव्य दोष हो जाता है, ठीक है। कि वे तत्व जो रस के आनंद में बाधा उत्पन्न करें तो वो क्या कहलाते हैं? काव्य दोष कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो, जो काव्य दोष हैं उनका सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? तो काव्य दोष का सर्वप्रथम उल्लेख भरत मुनि जी ने किया। कहाँ पे किया? अपने नाट्यशास्त्र में किया, ठीक है, अपने नाट्यशास्त्र में। यही चीज़ जो है आपके लिए, जो काव्य गुण था उसमें भी यही जो हमारे भरत मुनि हैं, तो उन्होंने भी नाट्यशास्त्र में ही उल्लेख किया है, ठीक है। सबसे पहले सर्वप्रथम उल्लेख करने वाले कौन है? भरत मुनि जी हैं। उन्होंने अपने पहले किस में किया है उल्लेख? नाट्यशास्त्र में किया है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले व्यवस्थित विवेचन करने वाले कौन हैं? मम्मट जी हैं, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि काव्य दोष का अर्थ क्या होता है, यानी कि एक तरीके से जो हमारे काव्य गुण होते हैं ना, उनका अभाव होना, ठीक है। काव्य गुणों का अभाव होना हमारे लिए काव्य दोष होते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि वे तत्व जो रस के आनंद में बाधा उत्पन्न करते हैं उन्हें काव्य दोष कहते हैं। काव्य दोष का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया है? भरत मुनि जी ने किया है। और किस में किया है? अपने नाट्यशास्त्र में किया है। सबसे पहले व्यवस्थित विवेचन किसके द्वारा किया गया है? हमारे मम्मट जी के द्वारा किया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे काव्य दोष की परिभाषाएं, यानी कि जो हमारे काव्य जो दोष हैं, तो इनके बारे में अनेक विद्वानों ने क्या दी है? अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। हम उनको करेंगे जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले वामन जी ने क्या कहा है? वामन जी ने कहा है कि गुणों का अभाव क्या है? दोष है। यानी कि जिस कविता में गुण जो होंगे उनकी कमी होगी, ठीक है। अगर उनकी कमी होगी तो सिर्फ क्या दिखेगा? सिर्फ दोष ही दिखेंगे हमें, ठीक है। जब अच्छी चीज़ों की कमी हो जाएगी तो बुरी चीज़ें ही दिखेंगी, और बुरी चीज़ें क्या होती हैं? दोष होते हैं। तो वही इन्होंने कहा है कि जो काव्य है उसमें गुणों का अभाव ही क्या है? दोष है। तो ये किसने कहा है? ये हमारे वामन जी द्वारा कहा गया है, ठीक है। अब देखो, मम्मट जी ने क्या कहा है कि मुख्य अर्थ में बाधा पहुंचाने वाले तत्व ही क्या काव्य दोष हैं। यानी कि जैसे कि हमारा कोई शब्द है, हमारा जो काव्य है ना, तो उसमें कोई शब्द है, तो उसका जो मेन अर्थ है और वो अर्थ निकालने में कोई बाधा आ रही है, तो वो जो तत्व होते हैं जो बाधा ला रहे हैं, वो क्या होते हैं? हमारे काव्य दोष होते हैं। देखो, मुख्य अर्थ में बाधा पहुंचाने वाले तत्व ही क्या होते हैं? काव्य दोष होते हैं। उसके बाद है हमारे विश्वनाथ जी ने क्या कहा है काव्य दोष के बारे में? रस का अपकर्ष करने वाले तत्व ही क्या कहलाते हैं? काव्य दोष। अपकर्ष क्या होता है फ्रेंड्स? अपकर्ष होता है किसी चीज़ में गिरावट होना या पतन होना, ठीक है। इंग्लिश में हम बोल सकते हैं डाउनफॉल, ठीक है। यानी कि जब रस, जो कविताएं होती हैं उनमें रस होते हैं ना, जैसे श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, तो ये जो रस होते हैं इनका अपकर्ष होना, इनका एक तरीके से पतन होना, गिरावट होना इनमें, तो वो जो गिरावट होती है जिनकी वजह से, तो वो तत्व कौन से होते हैं? वो तत्व ही हमारे काव्य दोष होते हैं, यानी कविता में होने वाले दोष, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे है काव्य दोषों की संख्या। काव्य दोषों की संख्या कितनी है हमारी? देखो, अगर हम भरत मुनि जी के अनुसार पूछे, ये बार बार पूछते हैं क्योंकि देखो भरत मुनि जी के अनुसार ही हमें काव्य गुणों में पूछी गई थी, ठीक है। तो अब हमें से क्या पूछे गया है? काव्य
दोषों में। तो काव्य दोष कितने हैं भरत मुनि जी के अनुसार? 10 हैं। ठीक है, आइए पढ़ते हैं, इजी हैं, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगूढ़। अगूढ़ क्या है? अगूढ़ का मतलब होता है रहस्य, यानी कि जिसमें चमत्कार उत्पन्न न हो। ठीक है, उसके बाद है अर्थांतर। अर्थांतर क्या होता है? जहाँ कुछ कहा कुछ और जाए और समझा कुछ और जाए, यानी कि अर्थ में अंतर होना, कि कहा कुछ और है और उसका अर्थ जो है कुछ और ही लिया गया है। ठीक है, तो वो हमारा अर्थांतर हो जाएगा। फिर अर्थहीन, यानी कि जिस शब्द में कोई अर्थ ही ना हो। ठीक है, जिस शब्द में कोई अर्थ ही ना हो तो वो हमारा अर्थहीन हो जाएगा। भिन्नार्थक, भिन्नार्थक यानी कि अलग अलग अर्थ हो। ठीक है, एक शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। एक अर्थ, एक अर्थ में क्या होता है कि एक अर्थ हो, यानी कि यदि कोई काव्य एक ही अर्थ प्रकट करता है तो वो हमारा एक अर्थ होता है। ठीक है, तो फिर है आगे हमारा है अभिलुप्तार्थ। अभिलुप्तार्थ में क्या होता है? जिसमें लुप्त, देखिए अभिलुप्तार्थ, लुप्त क्या होता है? छुपा हुआ। ठीक है, यानी कि जिसमें अर्थ छुपा हुआ हो। ठीक है, अगर अर्थ छुपा हुआ होगा और अगर अर्थ सामने निकल के नहीं आएगा तो वो भी क्या होगा हमारे लिए? अभिलुप्तार्थ होगा। ठीक है, और वो हमारे लिए क्या होगा? दोष का काम करेगा। ठीक है, अब देखो फिर है न्यायपेत। न्यायपेत क्या होता है? न्यायपेत, देखो न्यायपेत क्या होता है कि जो लोक मान्यताओं के अनुसार ठीक न हो, यानी कि जो जिस चीज़ को हमारा समाज मानता आ रहा है तो उसके अनुसार ठीक न हो और वो चीज़ काव्य में आ जाए तो वो भी हमारा दोष हो जाएगा। कौन सा दोष हो जाएगा? न्यायपेत। ठीक है, विषम दोष। विषम दोष क्या होता है कि कोई रचना ऐसी हो जिसका अर्थ न ढूंढ पाए। ठीक है, कोई ऐसी रचना जिसका अर्थ नहीं ढूंढ पाई, अर्थ मिले ही ना, तो वो विषम दोष हो जाता है। विसंधि दोष। विसंधि दोष का होता है कि गलत प्रकार से संधि करना, विसंधि दोष होता है। शब्द च्युत दोष, इसमें क्या होता है कि उचित प्रकार के शब्दों का प्रयोग न करना। जो उचित शब्द है ना तो उसका यूज़ नहीं हो रहा है कविता में, तो वो हमारा शब्द च्युत दोष हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे 10 हो जाएंगे। तो एक बार दोबारा से हम पढ़ लेते हैं। आइए यहाँ से जो हमारे दोषों की संख्या भरत मुनि जी के अनुसार, देखो पहले क्या बताई थी? अगूढ़। ठीक है, उसके बाद है अगूढ़ का मतलब क्या होता है? रहस्य होने, यानी कि जिसमें चमत्कारिता ना हो। जैसे हम कहते हैं ना किसी भी चीज़ के कारण किसी में चमत्कार या परिवर्तन होता है, तो चमत्कार या परिवर्तन नहीं हो वो अगूढ़ होता है। फिर अर्थांतर। अर्थांतर कहा कुछ और जाए, समझा कुछ और जाए। अर्थहीन, जिसका अर्थ हो ही ना। ठीक है, भिन्नार्थक, जिसके एक शब्द के अनेक अर्थ हो। ठीक है, तो वो भी हमारा दोष हो जाएगा, क्योंकि हम एक शब्द का हम एक अर्थ लेके चलेंगे। ठीक है, तो फिर मतलब हमें चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, लेकिन एक शब्द के हम बहुत सारे अर्थ लेके चलेंगे तो वो हमें कम समझ में आएगी। ठीक है, उसके बाद एक अर्थ। एक अर्थ क्या होता है? यानी कि जिसमें कोई एक काव्य जो है उसका केवल एक ही अर्थ निकले। ठीक है, ठीक है, उसके बाद है अभिलुप्तार्थ। अभिलुप्तार्थ क्या होता है? यानी कि कोई चीज़ छुपी हो, कोई अर्थ छुपा हो शब्द का। ठीक है, अगर छुपा होगा तो हमें उसमें ढूंढने में मुश्किल होगी, तो वो हमारा दोष हो जाएगा, जो अभिलुप्तार्थ है। न्यायपेत। न्यायपेत में जो लोक मान्यताओं के अनुसार ठीक न हो, अगर वो चीज़ हो जाती है तो वो भी हमारा दोष हो जाता है। विषम दोष, कोई रचना ऐसी हो जिसका अर्थ न ढूंढ पाए। ठीक है, विसंधि दोष, गलत प्रकार से संधि करना। और शब्द च्युत दोष, उचित प्रकार के शब्दों का प्रयोग न करना। तो ये हमारे जो हैं 10 किसके अनुसार हैं? भरत मुनि जी के अनुसार हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारे जो आचार्य भाम्य जी हैं। आचार्य भाम्य जी के अनुसार क्या कहा गया है? देखो इनके अनुसार 3 काव्य दोष हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भरत मुनि जी के अनुसार कितने काव्य दोष हैं? भरत मुनि जी के अनुसार है 10, आचार्य भाम्य के अनुसार है 3। ठीक है, आचार्य भाम्य जो हैं उनके अनुसार 3 काव्य दोष कौन कौन से हैं? देखो फर्स्ट है सामान्य दोष। सामान्य दोष में तो कोई वो दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल होता है, सिंपल होता है। ठीक है, साधारण। उसके बाद है वाणी दोष। वाणी दोष में भाषा के द्वारा कोई भी दोष होता है, वाणी के द्वारा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? वाणी दोष। फिर है अन्य दोष, और भी अन्य दोष आते हैं। तो हमारा सामान्य दोष, वाणी दोष, अन्य दोष, ये किस में आते हैं? ये आते हैं हमारे आचार्य भाम्य के अनुसार 3 दोष हैं। ठीक है, अब देखो नोट करके लिखा हुआ है कि आचार्य भाम्य ने तीनों दोषों के 25 उपभेद माने। ये जो 3 दोष है ना, तो इनके उपभेद कितने माने हैं? 25। ठीक है, इसको ये सिर्फ ये याद रख लेना, इनकी संख्या याद रख लेना। जो मैं बताऊँ ना आप उनकी संख्या याद रख लीजिए। बाकी अगर मैं जिसको ये बोलूँ कि आपको वो भी याद करने, तो वो तो याद करने हैं ही। ठीक है, तो अभी है ना आप सिर्फ इनकी संख्या याद रख सकते हैं कि जो भरत मुनि हैं उन्होंने 10 काव्य दोष बताई हैं, आचार्य भाम्य ने 3 काव्य दोष बताए हैं। ठीक है, अब आइए आगे क्या है? आगे है आचार्य रुद्रट के अनुसार। आचार्य रुद्रट के अनुसार क्या है? आचार्य रुद्रट के अनुसार 4 काव्य दोष हैं। कितने? 4।
कौन कौन से हैं? पद दोष, आपको पता है ये पद दोष कौन सा जो शब्द वाला होता है वो। उसके बाद है वाक्य दोष, ठीक है, जो वाक्य में दोष होते हैं। पद यानी कि जो कोई भी शब्द दिया गया है तो शब्द में कोई दोष होता है तो वो शब्द या क्या कहते हैं इसको? पद दोष कहते हैं, ठीक है। और अगर किसी वाक्य में दोष, तो वाक्य आपको पता ही है, ठीक है, तो वाक्य में दोष होता है। अर्थ दोष यानी कि उस शब्द के जो अर्थ निकलते हैं ना उसमें कोई दोष हो तो वो अर्थ दोष में आ जाएगा। और पद और वाक्य यानी कि पद भी और वाक्य भी, इन दोनों को मिला करके दोष बना दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 दोष है रुद्रट के अनुसार, आचार्य रुद्रट के अनुसार 4 काव्य दोष है। कौन कौन से हैं? पद दोष, वाक्य दोष, अर्थ दोष और पद वाक्य दोष, ठीक है। अब देखो 4th है हमारा अग्नि पुराणकार। अब देखो ये जो अग्नि पुराणकार है ना फ्रेंड्स, इसका ना कोई भी मतलब कि इसके नाम का पता जो है, नाम का पता अभी तक नहीं लग पाया है। ये कौन थे, इनका नाम क्या था, कोई भी कुछ भी इनके बारे में अभी पता नहीं लग पाया है, ठीक है। लेकिन इन्होंने एक अपनी रचना की थी जिसका नाम था अग्नि पुराण, ठीक है। तो इन्होंने अपनी जो रचना की थी ना उनका नाम था अग्नि पुराण, इसीलिए इस रचना के बेस पे इनको अग्नि पुराणकार कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ गया कि इनका कोई नाम नहीं पता चला, ये इनका नाम नहीं है, ठीक है, लेकिन इनकी जो रचना है उसके आधार पर इनका नाम रखा गया अग्नि पुराणकार, ठीक है। अब देखो जो अग्नि पुराणकार हैं ये इन्होंने 3 काव्य दोष लिए हैं, ठीक है। इनके अनुसार 3 काव्य दोष होते हैं। कौन कौन से होते हैं? शब्द, अर्थ और रस दोष, ठीक है। अब एक चीज़ और फ्रेंड्स, ये जो है ना ये अग्नि पुराणकार और इनके ये जो दोष हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद करके चलने हैं, ठीक है। इनको ना भी याद करो, इनकी सिर्फ संख्या याद कर लो, ठीक है, नाम याद कर लो, संख्या याद कर लो। लेकिन जो ये 4th है ना, 4th हमारा अग्नि पुराणकार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही काव्य दोष जो है ना आगे भी माने गए हैं, ठीक है। तो इनको आपको इम्पोर्टेंट बिल्कुल अच्छे से याद करके चलना है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या है देखो, नोट करके दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखो। भारतीय काव्य शास्त्र में सर्वसम्मति से 3 प्रकार के काव्य दोष माने गए हैं, ठीक है। 3 प्रकार के देखो 3 काव्य दोष कौन कौन से माने गए हैं? यही है हमारे शब्द दोष, अर्थ दोष, रस दोष। शब्द दोष को पद दोष भी कहा जाता है, अर्थ दोष को पदार्थ दोष भी कहा जाता है और रस दोष तो है ही, ठीक है। देखो ये किसके अनुसार है? ये हमारे सर्वसम्मति से हैं, यानी सभी की सहमति से, ठीक है। ये हमारे 3 प्रकार के काव्य दोष माने जाते हैं, ठीक है। तो हमें सिर्फ इन दोषों पे काम करना है, इन दोषों को अच्छे से पढ़ना है, इन्हीं को याद करना है। अब ये दोष देखो, एक तो अग्नि पुराणकार के द्वारा दिए गए हैं, एक दिए गए हैं हमारे आचार्य मम्मट के अनुसार, ठीक है। तो इन दोनों का नाम याद रखना है क्योंकि ये जो दोष हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब हम एक एक करके सभी दोषों के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए सबसे पहले है शब्द दोष। शब्द दोष क्या होता है? जहाँ काव्य में अनुचित पदों का प्रयोग किया जाए वहाँ शब्द दोष होता है। अनुचित पद कौन से होते हैं? जो उचित न हो, ठीक है, जो सही न हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए तो वहाँ कौन सा दोष होता है? हमारा शब्द दोष होता है, ठीक है। पदों को हम क्या कह सकते हैं? शब्द दोष भी कह सकते हैं, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है? 16। अब देखो हमें ये 16 पढ़ने ज़रूरी हैं क्योंकि यहीं से ही हमारे जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। देखो एक बार दोबारा से हम शब्दों का जो है परिभाषा वो देखते हैं कि जहाँ काव्य में अनुचित पदों का प्रयोग किया जाए, जो ऐसे पद जो सही नहीं हैं उनका अगर प्रयोग किया जाए तो वो शब्द दोष होता है। सबको पता है अगर कविता में ऐसे शब्दों का यूज़ हो जो कि ठीक नहीं है, अच्छे नहीं है, तो वो एक प्रकार से दोष होगा। तो वो जो है शब्द, अगर शब्दों का ऐसा यूज़ हो तो वो शब्द दोष हो जाएगा। अर्थ क्या होता है? अगर उन शब्दों के अर्थ गलत दिए जाए तो वो अर्थ दोष हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से है। अब देखो इनकी संख्या कितनी है भाई? इनकी संख्या 16 है। याद रख लेना कि भाई शब्द दोष कितने होते हैं? शब्द दोष 16 होते हैं। और भाई शब्द दोष की ये जो दोष मैं अभी आपको कराऊंगी ना 16, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं से ही क्वेश्चन बनते हैं। चलिए करते हैं। सबसे पहले श्रुति कटुता दोष। देखो श्रुति कटुता दोष का मतलब क्या होता है? श्रुति का मतलब आपको मतलब इसका मतलब क्या होता है? सुनना, ठीक है। श्रुति का मतलब सुनना। कटु तो कटु मीन्स क्या होता है? कड़वा। अब देखो क्या कहते हैं कि जो श्रुति कटुता दोष होता है जो सुनने में कड़वे लगते हैं। कौन से होते हैं श्रुति कटुता? जो सुनने में कड़वे लगते हैं, ठीक है। मैं आपको ना ऐसे ही साथ साथ में इनके बारे में बताती रहूँगी ताकि फिर हमें आगे इनकी डिटेल ना करनी पड़े, और ये इतने ही मतलब कि हमारे लिए सफिशिएंट है, ठीक है। देखो
सेकेंड है हमारा च्युत संस्कार। च्युत संस्कार क्या होता है? जो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध होता है, ठीक है, जो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध हो वो क्या होंगे? हमारे च्युत संस्कार। देखो श्रुति कटुतव क्या होते हैं? जो सुनने में कड़वे लगते हैं। च्युत संस्कार क्या होते हैं? जो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध हों, ठीक है, शुद्ध न हों। उसके बाद है अप्रयुक्तता। अप्रयुक्त जो क्या होते हैं? अप्रयुक्त दोष, जो शब्द प्रयुक्त या प्रचलित नहीं है, यानी जो प्रयोग में नहीं है या फिर प्रचलित नहीं है, उन शब्दों का प्रयोग करना ही अप्रयुक्त दोष है, ठीक है। यानी कि जो ऐसे शब्द जो कि है ना हमारे प्रयोग में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, और उन शब्दों का प्रयोग होता है कविता में या काव्य में, तो वो हमारे अप्रयुक्त दोष कहलाते हैं, ठीक है। असमर्थव दोष। असमर्थव क्या होता है? कि भाई ऐसे शब्दों के अर्थ प्रकट करने में समर्थन न, मतलब कि जो शब्दों के अर्थ प्रकट करने में समर्थन न दें, ठीक है। ऐसे शब्दों कि भाई जो उनके अर्थ प्रकट करने में हमारा समर्थन नहीं देते हैं, तो वो क्या होंगे? हमारे असमर्थव दोष होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए निहितार्थ। निहितार्थ क्या होता है? कि फेमस अर्थ को प्रकट न करके अन्य छोटे मोटे अर्थ को प्रकट करें। यानी कि देखो कोई भी कविता है, ठीक है, कोई भी कविता की पंक्तियाँ लिखी हुई हैं, तो उनमें से जो मेन वर्ड होगा ना, जो समझाने वाला होगा, ठीक है, और जो उस पंक्तियों का जो मेन चीज़ होगी, अगर उन्हीं का ही अर्थ प्रकट नहीं होता और बाकी छोटे छोटे शब्दों का अर्थ प्रकट हो रहा है, तो वो क्या होता है? हमारा निहितार्थ हो जाएगा। ये भी एक दोष है, जब मेन चीज़ का तुम अर्थ नहीं दे रहे हो, बाकियों का दे रहे हो, जिनका बच्चों को या जिनको लोगों को पता होता है, ठीक है, उसका अर्थ दे रहे हो, तो वो क्या होता है? हमारा निहितार्थ में आता है, ठीक है, और वो हमारा दोष हो जाता है। उसके बाद है हमारा अनुचितार्थ। अनुचितार्थ में क्या होता है? जो अनुचित अर्थ प्रकट करे, यानी कि जो अनुचित अर्थ प्रकट करे, जो उचित अर्थ प्रकट ना करे, ठीक है, तो ये हमारा अनुचित, देखो नाम से ही पता चल रहा है अनुचित अर्थ, ठीक है, तो अनुचित अर्थ प्रकट करे वो हमारा अनुचित अर्थ जो है दोष हो जाता है। उसके बाद है अप्रतीतार्थ। अप्रतीत यानी कि अप्रतीत अर्थ, यानी कि ऐसा अर्थ जो कि हमें दिखाई नहीं देता, जो हमारे जन समाज में होता ही नहीं है। देखो जो जन समाज में प्रचलित ना हो, जो हमें कभी भी प्रतीत नहीं होता है, जिसका हम यूज़ भी नहीं करते हैं बिल्कुल भी, तो जो जन समाज में हमारे प्रचलित नहीं होता, वो क्या होता है? अप्रतीतार्थ होता है, ठीक है। उसके बाद है क्लिष्टता। क्लिष्टता क्या होता है? कि भाई कठिन शब्दों का प्रयोग जिसका अर्थ समझना मुश्किल हो जाए, ठीक है, ऐसे शब्द जिनका अर्थ आम बोलचाल की भाषा में समझा ना जाए, वो हमारा क्या हो जाता है? क्लिष्टता, ठीक है। अब देखो 8 हो गए हैं, एक बार दोबारा से ये हम रीड कर लेते हैं ताकि हमें क्या है रिमाइंडर। देखो श्रुति कटुता दोष, जो सुनने में कड़वे लगते हैं। च्युत संस्कार, जो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध हों, ठीक है, च्युत संस्कार में जिसमें व्याकरण की दृष्टि से जो अशुद्ध होते हैं वो होते हैं, ठीक है, याद रख लेना। अप्रयुक्त तत्व क्या होते हैं? जो शब्द प्रयुक्त या प्रचलित नहीं हैं, उन शब्दों का प्रयोग करना ही अप्रयुक्त तत्व दोष है। असमर्थ दोष कौन से होते हैं? जो शब्दों के अर्थ प्रकट करने में समर्थन न दें, ठीक है। उनके बाद है निहितार्थ। निहितार्थ में क्या होता है? कि भाई फेमस अर्थ को प्रकट न करके अन्य छोटे मोटे अर्थ को प्रकट करें, ठीक है। जो प्रसिद्ध अर्थ होता है ना, फेमस या प्रसिद्ध अर्थ होता है, तो उसको प्रकट न करके अन्य छोटे मोटे अर्थ को प्रकट करना निहितार्थ कहलाते हैं। अनुचितार्थ। अनुचितार्थ क्या होते हैं? जो अनुचित अर्थ प्रकट करे, यानी कि जो अर्थ ऐसा हो जो सही नहीं है और वो प्रकट कर दे। यानी एक शब्द है, ठीक है, और इस शब्द का अर्थ जो है ये दे दे, लेकिन ये अर्थ नहीं है, कोई दूसरा ही अर्थ है, तो अगर ये अर्थ देगा तो ये दोष होगा, और ये दोष कौन सा होगा? हमारा अनुचितार्थ, ठीक है। अब देखो अप्रतीतार्थ। अप्रतीतार्थ क्या होता है? जो जन समाज में प्रचलित ना हो, ठीक है। क्लिष्टता क्या होती है? कि कठिन शब्दों का प्रयोग जिसका अर्थ समझना आम लोगों के लिए मुश्किल हो जाए, वो हमारा क्लिष्टता या फिर इसको क्लिष्टता भी कहते हैं, ठीक है, क्लिष्टता दोष। अब देखो बाकी वहाँ 8 हो गई हमारी। अब देखो 9वां देखो अश्लीलता। अश्लीलता क्या होता है? कि अश्लील शब्दों का प्रयोग जिसमें भाई लज्जा है होती है, जिसको पढ़ने में लज्जा आती है हमें, ठीक है, तो वो हमारे अश्लीलता शब्दों का प्रयोग अगर कविता में होता है तो अश्लीलता हमारा क्या हो जाएगा? दोष हो जाएगा। ग्राम्यतव दोष। ग्राम्यतव दोष में क्या होता है? ग्रामीण शब्दों का ज़्यादा प्रयोग, यानी कि गाँव की भाषा जो होती है ना, उनको अगर यूज़ किया जाता है ज़्यादातर आम बोलचाल की भाषा, ठीक है, गाँव की भाषा, तो वो हमारा ग्राम्यतव दोष हो जाएगा। फिर है नयार्थव। नयार्थव
में क्या होता है, नया, आगे से ही देख लो कि नया, नया मीन्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा नए शब्दों का प्रयोग, यानी जिन शब्दों की जानकारी ना हो आम लोगों को, कविता पढ़ने वालों को, तो वो हमारा नयार्थक जो है, नयार्थक शब्द हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है अक्रमतः दोष। अक्रमतः दोष में कहते हैं बिना क्रम के शब्दों का प्रयोग, जो बिना क्रम के हों। ठीक है। तो बिना क्रम के शब्दों का प्रयोग हमारा कौन सा हो जाएगा, अक्रमतः दोष। अब बिना क्रम के, जैसे कि भाई कोई पंक्तियाँ लिख रखी हैं ना, तो जैसे ये वाला जो शब्द है और ये वाला शब्द यहाँ पे आना चाहिए था और ये वाला शब्द यहाँ पे आना चाहिए था, यानी कि इनकी क्रम बदल दिए, और क्रम बदलना ही हमारा क्या होता है, अक्रमतः दोष होता है। तो ये हमारा इसमें आ जाएगा। उसके बाद देखो दुष्क्रमतः दोष। दुष्क्रमतः दोष क्या होता है, जिसमें गलत क्रम के शब्दों का प्रयोग हो, यानी कि देखो क्रम, अक्रमतः दोष में तो बिना क्रम के, क्रम से लगाया ही नहीं गए शब्दों को, लेकिन जो दुष्क्रमतः दोष होता है उसमें क्रम से तो लगाया लेकिन गलत क्रम से लगाया, यानी कि नंबर 1 वाला जो है हमारे यहाँ आना चाहिए, लेकिन और 2 नंबर वाला यहाँ आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे यहाँ लगा दिया ये, और ये यहाँ पे लगा दिया, तो इस तरीके से जो गलत क्रम लगा दिए तो वो हमारा दुष्क्रमतः दोष हो जाता है। उसके बाद है न्यून पदतः दोष। न्यून पदतः दोष में क्या होता है, न्यून मीन्स होना है कम होना, न्यून मीन्स होता है कम होना। देखो जितनी ज़रूरी हो उससे कम शब्दों का प्रयोग होना क्या होता है, न्यून पदतः दोष होता है। उसके बाद है अधिक पदतः दोष। जितने ज़रूरी हो उससे अधिक शब्दों का प्रयोग होना हमारा अधिक पदतः दोष होता है। उसके बाद पुनरुक्ति दोष। पुनरुक्ति दोष में एक बार में एक ही शब्द का बार बार प्रयोग करना, ये हमारा पुनरुक्ति दोष कहलाता है। आइए एक बार दोबारा से देखते हैं सभी को। देखिए अश्लीलता दोष क्या होता है, अश्लील शब्दों का प्रयोग। ग्राम्यतः ग्रामीण शब्दों का ज़्यादा प्रयोग। नयार्थक बहुत ज़्यादा नए शब्दों का प्रयोग। अक्रमतः बिना क्रम के शब्दों का प्रयोग। दुष्क्रमतः गलत क्रम के शब्दों का प्रयोग। न्यून पदतः जितने ज़रूरी हो उससे कम शब्दों का प्रयोग। उसके बाद है अधिक पदतः जितना ज़रूरी हो उससे अधिक शब्दों का प्रयोग करना। और जो कि पुनरुक्ति दोष होता है, एक ही शब्द का बार बार प्रयोग करना हमारा पुनरुक्ति दोष होता है। ठीक है। आई होप अब ये जो थे ना फ्रेंड्स, ये हमारे के कौन से थे, ये हमारे शब्द के थे। अब हम करेंगे अर्थ दोष। ठीक है। ये हमारे शब्द दोष थे। शब्द दोष कितनी संख्या थी, शब्द दोष में 16 संख्या थी। ठीक है। अब देखो अब हमारे अर्थ दोष। अर्थ दोष क्या कहलाते हैं, यहाँ जहाँ अर्थ करने पर काव्य रस के अपकर्ष का बोध हो। अपकर्ष का मैंने आपको बताया था, किसी चीज़ में गिरावट होना या फिर किसी चीज़ का पतन होना। ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे अर्थ दोष हो जाएंगे। तो क्या कहा है कि जहाँ अर्थ करने पर काव्य रस के अपकर्ष का बोध हो, यानी कि देखो कोई शब्द है उसका अर्थ कर दिया तो उसमें गिरावट होने लगी उसकी रस में, यानी कि जो रस कौन कौन से होते हैं, जैसे काव्य वो क्या कहते हैं उसको, श्रृंगार रस हो गया। ठीक है। अब देखो इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 23। ठीक है। शब्द दोष की संख्या कितनी थी, शब्द दोष की संख्या थी 16। ठीक है। इनकी संख्या है 23, लेकिन है ना इनकी हम क्या करेंगे, पूरे 23 नहीं करेंगे, इनमें सिर्फ जो हमारे इंपॉर्टेंट है वो करेंगे। ठीक है। क्योंकि अगर 23 करेंगे ज़्यादा हो जाएंगे और वो कुछ खास एग्ज़ाम में भी नहीं आते हैं। ठीक है। किसी दिन डिटेल में फिर बाद में करेंगे, लेकिन अभी एग्ज़ाम के लिए जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड है हम सिर्फ वही करेंगे। अब देखो ये जो दुष्क्रमतः दोष होता है ना, ये क्या है, ये हमारे इसमें भी आता है, किसमें, जो अर्थ दोष होता है उसमें भी आता है। ठीक है। यानी कि जो शब्द हैं, अगर देखो शब्दों को अगर हम क्रम से नहीं लगाते हैं, ठीक है, शब्दों को क्रम से नहीं लगाते हैं तो वो हमारा दुष्क्रमतः दोष हो जाता है। लेकिन अगर हम ऐसे शब्द जिनके अर्थ के अकॉर्डिंग हम क्रम से नहीं लगाते हैं तो वो हमारा अर्थ में आ जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए कि शब्द में जो शब्द दोष है उसमें दुष्क्रम का क्या महत्व है और अर्थ दोष में दुष्क्रम का क्या महत्व है, ये चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। अब देखो अपुष्टतः। अपुष्टतः दोष कौन सा होता है भाई, जिसकी पुष्टि न की जा सके। ठीक है। अपुष्टि मतलब कि क्या होता है, जिसको प्रमाणित नहीं किया जा सके, जिसकी पुष्टि न हो। ठीक है। मतलब जिसके लिए कोई सबूत न हो, तो इस तरीके से हमारा अपुष्टतः दोष हो जाएगा। असंदिग्ध दोष कौन सा होता है भाई, जिसमें क्या हो, जिसमें डाउट पैदा होता है, अर्थात जहाँ किसी वाक्य का अर्थ स्पष्ट न हो। ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, असंदिग्ध हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट है हमारा कष्टार्थ। कष्टार्थ मतलब क्या होता है कि अर्थ को ग्रहण करने में कष्ट होना। जब कोई किसी शब्द है, किसी वाक्य है, उसका अर्थ ग्रहण करना चाहते हैं हम, उसमें कोई कष्ट उत्पन्न होता है तो वो हमारा कष्टार्थ होता है। ठीक है। उसके बाद देखो
उसके बाद है नियम परिवर्तित होना, यानी कि नियम परिवर्त में क्या होता है कि बिना नियम के कोई कार्य अगर हम करते हैं, कार्य या फिर हम कोई और चीज़ करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा नियम परिवर्त दोष हो जाता है। ठीक है, कार्य या फिर हम किसी मतलब कविता है उसमें ऐसा कोई कार्य हो रहा है जिसमें नियम नहीं है कुछ भी, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा नियम परिवर्त दोष हो जाएगा। उसके बाद है प्रसिद्धि विरुद्ध। प्रसिद्धि विरुद्ध में क्या होता है कि प्रसिद्धि के विरुद्ध कोई अर्थ प्रकट करे। ठीक है, तो ये हमारा प्रसिद्धि विरुद्ध होता है। फिर है विद्या विरुद्ध। विद्या विरुद्ध में बिना विद्या के कोई कार्य करना। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे अर्थ दोष हो जाएंगे। अर्थ दोष क्या होते हैं कि जहाँ अर्थ करने पर काव्य रस के अपकर्ष का बोध हो, और इनकी संख्या कितनी होती है, 23 होती है। कौन कौन से होते हैं ये जो हमारे मेन है, दुष्क्रमतव दोष, अपुष्टतव दोष, असंदिग्ध दोष, कष्टार्थ, नियम परिवर्त, प्रसिद्धि विरुद्ध, विद्या विरुद्ध। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा थर्ड रस दोष। ठीक है, अब रस दोष में क्या होता है, देख एक मिनट। रस दोष में क्या होता है कि जब काव्य में किसी रस में आपसी विरोध, भावों, अनुभावों, संचारी भावों का चित्रण किया जाए तो वो हमारे रस दोष कहलाते हैं। देखो, जब किसी काव्य में रस आ गया, रस, क्योंकि देखो हमारा रस दोष है, इसमें भी रस है, तो ये जो रिलेटेड है ना रस दोष, ये हमारे रसों से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखो जब काव्य में किसी रस में आपसी विरोध दिखे, जैसे कोई श्रृंगार रस है, करुण रस है, ठीक है, रौद्र रस है, ये जो रस हैं इनमें आपसी विरोध दिखे, तो उनके भावों, अनुभाव या संचारी भाव का चित्रण किया जाए तो वो हमारे रस दोष कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे है ना रस नहीं हुए हैं, तो आगे जब मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाऊंगी तो वो मैं रस की ही बनाऊंगी, तो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि प्रभु प्रलाप सुने कान, विकल भय वानर निकर, आई गयहु हनुमान, जिमी करुणा में वीरस। अब देखो इसका क्या अर्थ है कि भाई है ना, जब जो रामायण जिन्होंने भी देखी है तो उनको पता होगा कि जो रामायण में जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं तो फिर उस टाइम क्या होता है, उस टाइम जब श्री राम जी हैं वो हनुमान जी को जड़ी बूटी लेने के लिए भेजते हैं। ठीक है, तो जब वो उनको आने में देर हो जाती है हनुमान जी को, तो जो श्री राम है वो क्या करने लगते हैं, विलाप करने लगते हैं, रोने लगते हैं। ठीक है, तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं, विलाप करने लगते हैं। तो प्रभु प्रलाप सुनी कान, यानी कि जो प्रभु जी हैं हमारे श्री राम, वो विलाप कर रहे होते हैं, तो उनकी सुनकर विकल भय वानर निकल, यानी कि जो वानर सेना थी ना उस जगह पे, तो वो उनकी सुनकर विकल हो उठे। ठीक है, यानी कि दुखी हो गया उनके, और दुखी होकर निकलने लगे, यानी कहाँ पे, जो हमारे श्री राम के पास है उनके पास जाने लगे, क्यों, और दुखी होकर, क्योंकि श्री राम जी हैं वो क्या है, विलाप करने लगे थे, दुखी हो गए थे, रोने लगे थे। ठीक है, इतने में क्या हुआ, आए गयहु हनुमान, इतने में जो हनुमान जी हैं वो आते हुए दिखाई दिए। ठीक है, अब वो जब आते हुए दिखाई दिए, जिमी करुणा मह वीर रस, तो आते हुए दिखाई दिए ना वो, तो क्या हो गया, उनका जो करुणा थी ना उनके अंदर, वो रो रहे थे। ठीक है, डर था कि कभी हनुमान जी देर ना हो जाए उनको आने में। ठीक है, तो जो उनको डर था ना उस टाइम, जो करुण रस था उनके अंदर, वो किस में बदल गया, वो उस टाइम वीर रस में बदल गया। ठीक है, क्योंकि वो एकदम से है ना, उनका चित्त जो है हर्षित हो उठा कि भाई एकदम से जो है हनुमान जी आ गए हैं और जड़ी बूटी लेकर आ रहे हैं, यानी कि अब जो है लक्ष्मण जी ठीक हो जाएंगे। तो ये जो था कि भाई करुण रस जो है हमारे वीर रस में चेंज हो गया। अब चेंज हो गया तो फिर जो हमारा रस दोष है उसमें क्या कहा गया है कि जब काव्य में किसी रस में आपसी विरोध दिखे, आपसी विरोध हमें दिखा कि कहीं करुणा दिखी तो उसका ही उल्टा क्या दिखा, वीर रस दिखा, तो इस तरीके से हमारा रस दोष होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। देखो अब यहाँ तक है ना हमारे जो रस दोष थे वो सारे हो चुके हैं, दोष भी हो चुके हैं। ठीक है, और काव्य दोष जो हैं, अब हमें क्या है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं ना, जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, उनका थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ करते हैं। ठीक है, चलिए प्रमुख काव्य दोष उनके लक्षण। देखिए सबसे पहले श्रुति कटुता दोष। श्रुति कटुता दोष बहुत आता है, हमारे एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, सुनने में कठोर, या फिर हम कह सकते हैं कड़वे। ठीक है, तो फिर ये क्या होते हैं कि श्रुति कटु दोष, सुनने में कटु यानी कड़वे। ठीक है, कठोर भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं कि भी कात्यार्थी तब होंगी जब प्रिय मिलहे आए। ठीक है, अब देखो
कात्यार्थी ये एक अटपटा सा शब्द है, कड़वा सा शब्द है, मतलब कि कठोर। इसका मतलब क्या होता है? कठोर। और होऊंगी भी अलग है। अगर होऊंगी जी की मतलब होऊंगी की जगह अगर ये आता कि होऊंगी तो क्या होता? हमारे लिए अच्छा होता, सुनने में भी अच्छा लगता। ठीक है, ये तो ये कात्यार्थी और ये होंगी, तो ये ऐसे वर्ड दे दिए जो कि सुनने में कठोर लग रहे हैं, बोलने में भी अटपटे से लग रहे हैं, ठीक है, और कड़वे भी हैं। तो इसी को ही हम क्या कहेंगे? ऐसे शब्दों को, ऐसे वाक्य को, तो हम उनको क्या कहेंगे? श्रुति कटुता दोष में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो सेकंड है चयुत संस्कार दोष। चयुत संस्कार दोष में क्या होता है कि भाई व्याकरण विरोधी शब्दों का प्रयोग होता है, यानी कि व्याकरण से विरोध। जैसे देखो मरम वचन जब सीता बोला। अब सीता तो बोला कोई आदमी थोड़ी ना है, सीता क्या है? एक स्त्री है। ठीक है, अब बोला इन्होंने दे दिया, तो ये व्याकरण संबंधी दोष है। किस में है? क्योंकि ये लिंग संबंधी दोष हो गया हमारा व्याकरण में। ठीक है, क्योंकि सीता जो क्या है? स्त्री है, तो इसमें स्त्रीलिंग आएगा, बोली आना चाहिए। अब देखो इन्होंने क्यों कह दिया? क्योंकि इसके नीचे एक और लाइन आती है, तो उसमें लास्ट में बोला आना था, तो इसी के चक्कर में इन्होंने यहाँ पे भी बोला लिख दिया। तो इसमें हमारा कौन सा दोष हो जाएगा? चयुत संस्कार दोष हो जाएगा। ठीक है, अब देखो फिर आता है हमारा ग्राम्यता दोष। ग्राम्यता दोष में क्या होता है? इसमें हमेशा गांव की भाषा बोली जाती है। जैसे देखो जब काव्य में अपनी भाषा यानी कि ग्रामीण या गंवारू भाषा का प्रयोग होता है, तो वहाँ पे क्या होता है? हमारा ग्राम्यता दोष हो जाता है। ठीक है, अब देखो कैसे कि मूड पे मुकुट धरे सोहत गोपाल हैं, यानी कि गोपाल जो हैं अच्छे लग रहे हैं, सुहा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो है उनके जो सिर है उन पे क्या है? मुकुट है। अब देखो मूड है, मूड क्या है? गांव की भाषा है। ठीक है, तो अब इसकी जगह ये भी कह सकते थे कि शीर्ष पे मुकुट है या फिर मस्तक पे मुकुट है। ठीक है, ये कौन सी होगी? ग्राम्य भाषा होगी, गाँव की भाषा हो गई। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा ग्राम्यता दोष हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये जो है ना, ये एग्जाम्पल जो मैं आपको बता रही हूँ, तो ये ऐसे एज इट इज़ क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो आप इनको भी ध्यान रख लेना। अब देखो फिर है अश्लीलता दोष। अश्लीलता दोष में क्या होता है? देखो कि जहाँ अश्लील, लज्जा, घृणा आदि से संबंधित शब्दों का प्रयोग हो, वहाँ क्या होता है? हमारा अश्लीलता दोष होता है। अश्लील, लज्जा, घृणा आदि शब्दों से संबंधित शब्दों का प्रयोग हो, तो वो क्या होता है? हमारा वो अश्लीलता दोष होता है। अब देखो लगे थूक कर चाटने अभी श्रीमान। अब श्रीमान तो कह दिया, लेकिन ये थूक कर चाटने, ये कैसा शब्द हो गया? ये घृणा वाला शब्द हो गया। ठीक है, तो ये हमारा अश्लीलता दोष में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट दोष देखते हैं। देखो नेक्स्ट दोष है हमारा अक्रमता दोष। अक्रमता दोष क्या होता है भाई? जो क्रम के बिना होता है। ठीक है, जो कर्म के बिना हो वो हमारा क्या होगा? अक्रमता दोष होगा। मैंने दरवाजे से हाथ खोले। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कहा गया है कि बिना क्रम के। बिना क्रम के है क्योंकि देखो मैंने दरवाजे से हाथ खोले, अगर इसकी जगह ये कहते हैं कि मैंने हाथ से दरवाज़ा खोला, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? वो हमारा सही हो जाएगा। लेकिन इन्होंने क्या है? उल्टा कर दिया। यहाँ पे दरवाजे की जगह पहले क्या आना चाहिए? दरवाजे की जगह पहले आना चाहिए हाथ, और हाथ की जगह क्या आना चाहिए? दरवाज़ा। कि मैंने हाथ से दरवाज़ा खोला, ये सही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो क्या है? अक्रमता दोष हो जाता है। ठीक है, अब देखो न्यून पदोत्तर दोष। न्यून पदोत्तर दोष क्या होता है? इसमें न्यून का मतलब क्या होता है? कम। ठीक है, यानी कि जिसमें जितनी ज़रूरत हो उससे कम, ठीक है, शब्दों का प्रयोग हो, तो वो क्या होता है? हमारा न्यून पदोत्तर दोष होता है। कैसे? देखो पद या शब्द की कमी हो, ठीक है, पद या शब्द की कमी हो, वो क्या हो जाता है? हमारा न्यून पदोत्तर दोष हो जाता है। अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि राजन तुम्हारे खड़ग से पुष्प विकसित हुआ। राजन तुम्हारे खड़ग से पुष्प विकसित हुआ। अब क्या कहा गया है कि देखो इन्होंने क्या कहा है कि पद या शब्द की कमी महसूस हो रही। क्यों? क्योंकि अगर इस वाक्य में क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है कि खड़ग लता यानी कि खड़ग रूपी लता से पुष्प यानी यश रूपी पुष्प विकसित हुआ, कि राजन तुम्हारे खड़ग रूपी लता से यश रूपी पुष्प विकसित हुआ, तो ये बिल्कुल ठीक होता। क्योंकि जो वो कहना चाह रहा है ना, वो हमारे समझ में आ जाता है अच्छे से। लेकिन इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहना क्या चाहता है, क्योंकि इसमें शब्दों की कमी है, और जिसमें शब्दों की कमी महसूस होती है वो हमारा न्यून पदोत्तर दोष होता है। उसके बाद अधिक पदोत्तर दोष। अधिक पदोत्तर दोष में क्या होता है कि भाई आवश्यकता से अधिक पद, यानी कि जिसमें अधिक पद हो, अधिक शब्द हो। जैसे अब विंध्याचल पर्वत पर गया। अब देखो विंध्याचल क्या होता है? विंध्याचल एक पर्वत है। ठीक है, एक पर्वत का नाम है विंध्या और अचल। ठीक है, अचल का मतलब भी हमारा क्या होता है? पर्वत होता है।
यानी कि इसका पर्वत का पर्यायवाची है। ठीक है, तो इन्होंने पर्वत भी लिख दिया और विंध्याचल भी लिख दिया, तो ये अधिक हो गया। ठीक है, या तो ये पर्वत लिखो या फिर ये विंध्याचल लिखो, एक लिखो तो भी हमारा जो वाक्य है सही हो जाएगा। देखो, वह विंध्याचल पर गया, ठीक है, तो पर्वत हटा दिया तो भी सही है, वह पर्वत पर गया, ठीक है, विंध्याचल हटा दिया तो भी सही है। तो इसी प्रकार से हमारा जो है इस वाक्य में क्या हुआ है कि अधिक पदित्व काव्य दोष है कि इसमें अधिक पद यूज़ किए गए हैं एक से। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है हमारा दुष्क्रमतव दोष। दुष्क्रमतव क्या होता है कि जहाँ लोक मान्यता के अनुसार क्रम सही न हो। ठीक है, अब देखो लोक मान्यता के अनुसार सही क्रम न हो, जैसे देखो रुपए दे दो, क्या मांग रहे हैं, रुपए दे दो, 100 नहीं तो 1000। यानी कि देखो अगर हम क्रम से बोलते हैं कि रुपए दे दो, कितने रुपए चाहिए, कि भाई 100 नहीं तो 200 दे दो भाई। ठीक है, या फिर अगर 50-100 रुपये दे दो। ठीक है, अगर इस तरीके से बोलते तो हम वो क्रम में होते, लेकिन एकदम ही उछाल मार दी इन्होंने कि 100 नहीं तो 1000 दे दो। ठीक है, तो एकदम से उछाल मारना यानी कि क्रम से नहीं है, और नहीं है तो हमारा दुष्क्रमतव दोष माना जाता है। ठीक है, अब यही डिफरेंस है हमारा अक्रमतव दोष और दुष्क्रमतव दोष में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो फिर है हमारा अप्रतीतव दोष। अप्रतीतव दोष क्या होता है कि भाई जो काव्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग जो आम लोग की भाषा से परे हो। ठीक है, जो आम लोग यूज़ ना करते हो, जो केवल शास्त्रीय ग्रंथों में ही पाए जाते हैं। जैसे कि देखो, विस्मय यह गोदावरी अमृत हने को फल देत। ठीक है, सामान्य अर्थ क्या है इसका, सामान्य अर्थ है विष से भरा। ठीक है, क्या अर्थ है सामान्य, विष से भरा हुआ, यानी कि जो जहर है उससे भरा। ठीक है, लेकिन जो शास्त्रीय लोग होते हैं ना, शास्त्रीय ग्रंथों में इसका अर्थ क्या होता है, जल से भरा। ठीक है, देखो विषमय का अर्थ क्या होता है, हमारे जैसे लोग हैं, आम लोग हैं, तो वो क्या समझेंगे कि विष आया हुआ है। विष का मतलब क्या होता है, जहर होता है। ठीक है, तो जहर से भरा हुआ या विष से भरा हुआ। ठीक है, लेकिन जो शास्त्रीय ग्रंथ होते हैं उसमें विषमय का अर्थ क्या होता है कि जल से भरा, यानी कि विषमय है गोदावरी। गोदावरी क्या होता है, गोदावरी नदी का नाम होती है, तो वो नदी, जो नदी है विष से भरी हुई है, हम तो ये समझेंगे, लेकिन जो शास्त्रीय ग्रंथों में वो जल से भरी हुई, तो जल जो है ये शास्त्रीय अर्थ है। ठीक है, तो इसी दोष को ही हम क्या कहेंगे, अप्रतीतव दोष कहेंगे। ठीक है, अब देखो फिर है हमारा क्लिष्टतव दोष। क्लिष्टतव दोष में क्या होता है कि जब कविता में कठिन और दुर्बोध शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिससे कविता का अर्थ समझना मुश्किल हो जाता है, तो वो हमारा क्या होता है, क्लिष्टतव दोष हो जाता है। यानी कि जब कविता में कठिन और दुर्बोध शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वो क्या होता है, हमारा क्लिष्टतव दोष। कठिन और दुर्बोध यानी कि जब कविता में जो मतलब कि सुबोध और क्या कहते हैं, जो कविता में सुबोध शब्दों का प्रयोग की जगह दुर्बोध, सरल और सुबोध शब्दों का, हाँ अब याद आया, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी, कि जब कविता में सरल और सुबोध शब्दों की प्रयोग की जगह कठिन और दुर्बोध शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वो क्या होता है, हमारा क्लिष्टतव दोष होता है, जिससे कविता का अर्थ समझना क्या है, मुश्किल हो जाता है। देखो आगे देखते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा ये, देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा, देखो अहि रिपु पति प्रिय सदन है मुख तेरो रमणीय। यानी कि देखो इसका अर्थ सिर्फ एक ही है जो कि है कमल। ठीक है, लेकिन इन्होंने कैसे कैसे बता रखा है, देखो अहि का मतलब होता है सांप। ठीक है, रिपु सांप का शत्रु। ठीक है, पति गरुड़पति, यानी सांप का शत्रु कौन होता है, गरुड़, और गरुड़पति कौन होता है, विष्णु जी। ठीक है, अब विष्णु जी की प्रिय कौन है, विष्णु जी की पत्नी यानी कि लक्ष्मी। सदन है यानी कि सदन मीन्स कमल है। ठीक है, तो ये जो पूरा है ना, ये लिखना था कि कमल है। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या लिख दिया कि भाई इतना सारा बता दिया कि सांप के शत्रु की पत्नी की क्या है, कमल है। तो इस तरीके से ये जो हो गया हमारा, ये क्या हो गया, ये हमारा क्लिष्टतव दोष हो गया। ठीक है, अब है ना फ्रेंड्स, इसके बाद है ना, देखो यहाँ पे आपके जो दोष हैं, काव्य दोष, वो कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब इससे जुड़े हुए जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं कुछ, तो वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ताकि आपको पता लगे कि आपने जो पढ़ा है उसमें यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ, एक पंक्तियाँ हैं जो कि हमें पढ़नी ज़रूरी हैं। देखिए ये चीज़ ज़रूरी है आपके लिए पढ़नी, क्योंकि ये क्वेश्चन में आई हुई है, तो इसलिए मैंने ये एक्स्ट्रा लिखी है। देखिए, राजित रंग ने दोष जुत कविता बनीता मित,
बंदूक हाला होत ज्यों गंगा घट अपवित्र। तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये किसके द्वारा लिखी गई हैं, मतलब किसका विचार है, किसका कथन है, तो ये हमारे केशव दास जी का है। ये फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका जो है पेपर में आया हुआ है, तो ये इसलिए मैंने अलग से लिखा हुआ है क्योंकि एक भी चीज़ हम नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है। चलिए अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि राजत रंग ने दोष जूत, कविता बनिता मित, बंदूक हाला होत ज्यों गंगा घट अपवित्र। देखो अभी मैंने यही क्वेश्चन आपके लिए वहाँ पे लिखा था ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो काव्य दोषों के संदर्भ में उक्त विचार किसके हैं, केशव दास के, चिंतामणि के, भिखारी दास के या प्रताप शाही के। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा जो कि है केशव दास की। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखो असंगत विकल्प चुनना है इनमें से हमें। असंगत विकल्प देखिए क्या कहा है कि भाई कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम धृष्टता। अब देखो धृष्टता बोला गया है, धृष्टता क्या है, अजीब सा वर्ड है, ठीक है, मतलब कि सुनने में भी अजीब सा लग रहा है धृष्टता, ठीक है, तो इसीलिए कड़वा लग रहा है, तो हमारा श्रुति कटुता दोष हो जाएगा। विष में यह गोदावरी अमृतन को फल देत। अब इसमें क्या है कि जो विष में यह गोदावरी, ये अप्रतितव दोष माना गया है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो मैंने आपको यही एग्जांपल बताया था और ये एग्जांपल ऐसा कैसे उठ के आ रहा है ना। तो देखो विष में क्या होता है, विष में होता है विष से भरा। अगर हम अपनी मतलब जनमानस की भाषा में देखें, लेकिन जो शास्त्रीय की भाषा है, शास्त्रों की जो ग्रंथ है उनमें जो विषमय का अर्थ क्या होता है, जल से भरा, ठीक है, तो इसलिए हमारा ये भी ठीक हो जाएगा। हे हर हार आहार सुत मैं विनवत हूँ तोय, वैरिन के पति सुतन से शीघ्र मिला दे मोय। तो इसमें ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि भाई दुष्कर्म तो दोष हो, कि भाई कर्म जो है मतलब जैसे मैंने आपको बताया था ना कि 100 रुपये देने के लिए 100 से 1000 रुपये दे दो, तो एकदम से उछाल मार दी उसने, ठीक है, तो कर्म से नहीं है, तो ऐसा भी इसमें कुछ नहीं है। तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा लास्ट। देखो मूंड मिडाई हरी मिले, तो हर कोई ले ही मुंडाई। अब मूंड मिडाई हरी मिले यानी कि क्या कह रहा है कि मूंड मुंडा यानी कि ना जब सिर को मतलब कि गंजा होने से, सिर से गंजा होने से अगर हरि मिल जाते हैं, हरि मीन्स भगवान है विष्णु, अगर वो मिल जाते हैं तो हर कोई क्या है ले मुंडा, तो हर कोई क्या कर लेगा कि भी सिर को मतलब कि सिर से गंजा हो जाएगा हर कोई। तो ये क्या है ग्राम्य तत्व बिल्कुल, क्योंकि ये ना मूंड मुंडाई और ये मुंडाई जो शब्द है ये हमारे गाँव के हैं, आम बोलचाल की भाषा के शब्द होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर 3 हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने असंगत पूछा है और असंगत जो है हमारा दुष्कर्म का दोष है, बाकी हमारे सारे दोष सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चल के क्या है कि लटकी लटकी लटकतू चलत, ठीक है, क्या कहा है कि लटकी लटकी लटकतू चलत, डटतू मुकुट की छाह, चटक भरियो नट मिली गयो, अटक भटक भटक। देखो सारा लटक पटक हो रहा है, तो ये किस में हो रहा है, ये हमारा श्रुति कटुता दोष है, क्योंकि सुनने में बहुत ही अजीब लग रहा है, कड़वा लग रहा है, कठोर लग रहा है, ठीक है। बाकी अप्रतिता दोष नहीं होगा, ग्राम्यता दोष नहीं होगा और क्लिष्टता दोष नहीं होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बिल्कुल ऐसे कैसे आए हुए हैं आपको है ना, बस ये चीज़ें याद करनी है और जो मैंने करवाए ना बस वही क्वेश्चन में आएंगे, उससे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है। देखो सबसे पहले श्रुति कटुता दोष, जो श्रुति कटुता दोष कौन से होते हैं, जो हमें सुनने में कड़वे लगते हैं। अब देखो प्रेम शक्ति से चीर निरस्तर हो जावेगी पार्श्वता, कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम दृष्टता। देखो यही जो दृष्टता वाली बात थी ना, यही वाक्य जो है मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में दिखाया था, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी ऐसे के ऐसे आ जाती हैं, तो आपको ये एक बार पढ़ लिया ना तो अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो श्रुति कटुता दोष क्या है हमारा, इसी में ही हो जाएगा, क्योंकि दृष्टता की बात हम पीछे करके आए थे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि क्लिष्टता दोष, क्लिष्टता दोष क्या होता है, जो कि हमें क्या होता है सुनने में क्या होता है, हमें देखो सुनने में कड़वे तो हमारा श्रुति कटुता दोष होता है, लेकिन क्लिष्टता दोष क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हमें मतलब कि ज़्यादा मुश्किल शब्द दे दिए जाते हैं जो हमें समझ में भी नहीं आते, ठीक है। अब देखो कैसे कि देखो लचकती कैसी सुगर मन हर रही कमर नहीं होगा, अहि रिपुपति तिय सदन है मुखर। देखो अहि रिपुपति तिय सदन यानी कि कमल, और यही जो मैंने आपको एग्जाम्पल करवाया था जब मैंने आपको क्लिष्टता दोष करवाया था, ठीक है। तो ऐसे ही आ गया, तो ये भी हमारा ख का 4 हो जाएगा। च्युत संस्कृति दोष में क्या बताया था मैंने कि भी जो जिसमें व्याकरण संबंधी जो दोष होंगे वो हमारे च्युत संस्कृति दोष में होंगे। अब इसमें देखो
प्रेम शक्ति से चिर निरस्त्र हो जावेगी। पांचवता हो जावेगी क्या होता है भाई, हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे क्या होंगे, ये संस्कृति च्युत संस्कृति दोष होंगे, यानी कि जो व्याकरण संबंधी दोष होंगे। ग्राम्यता दोष जो कि गांव की भाषा होती है। अब देखो, लचकती कैसी सुघर मन हर रही है कमर, तो ये लचकना, ये वर्ड जो है नॉर्मल आम बोलचाल की भाषा में बोले जाते हैं, तो ये ग्राम्यता दोष हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे ईजी आते हैं, आप करोगे तो आपको भी आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाई मरम वचन जब सीता बोला, मरम वचन जब सीता बोला, पंचम स्वर में कोकिल बोला। देखो यही मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब देखो ये क्या है कि भाई बोला, ये क्या हो गया, हमारे स्वर संबंधी वो क्या कर दी इन्होंने, मतलब दोष कर दिया। अब ये किस में होएगा, अप्रयुक्त तव दोष, असमर्थ दोष, ग्राम्यता दोष या च्युत संस्कार दोष। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा फ्रेंड, ये हो जाएगा हमारा च्युत संस्कार दोष, क्योंकि है ना व्याकरण संबंधी क्या कर दी इन्होंने, व्याकरण संबंधी मिस्टेक कर दी। कैसे, क्योंकि है ना सीता जो है एक स्त्री है, और स्त्री क्या है, कैसे स्त्री बोलती है, बोली है, तो यहाँ पे क्या आएगा, मरम वचन जब सीता बोली, तो यहाँ पे है ना बोली आना चाहिए, ठीक है। क्या आना चाहिए, बोली आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आया हुआ है, बोला आया हुआ है, तो ये हमारा च्युत संस्कार दोष हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके जो क्वेश्चन आते हैं ना फ्रेंड्स, बहुत ही इजी आते हैं। जो चीज़ आप करोगे तो आपको आराम से आ जाएंगे। और ये वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी है, ताकि आपको ये पता चले कि जो मैंने आपको पढ़ाया है वही पेपर में आया हुआ है और आगे भी वही आएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कैसी लगी है वीडियो वो आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।